जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, हम लोगों ने कहा है, केंद्रीय पार्टी ने कहा है, दिल्ली प्रदेश पार्टी ने कहा है। सबको विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात कहिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये विरोध विरोध के लिए नहीं है, ये विरोध मोदी विरोध है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। बार बार हमने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम न किसी की नागरिकता छीनता है न किसी को देता है। इस देश के मुस्लिम सहित इस देश का हर मुस्लिम नागरिक इज्जत के साथ इस मुल्क में रहता है और रहेगा। एक क्लॉज नहीं बताया गया कि हमको इस क्लॉज से आपत्ति है, एक धारा नहीं बताई गई। बार बार हम कहते हैं बताओ तुम्हें किस धारा से आपत्ति है। अब आप कहते हैं हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में संसद ने दोनों सदनों में बहस करके इसे पारित किया। मीनाक्षी जी प्रिजाइडिंग चेयरपर्सन भी हैं, एक बार वो भी बैठी थी जब बहस हो रही थी, खुलकर बहस हुई, एक एक दिन दोनों सदनों में बहस हुई, लोगों ने बकायदे वोटिंग मांगा, वोटिंग भी हुई और ये पास हुआ। आप इससे संतुष्ट नहीं हुए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपकी तरफ से लोग चले गए, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है और कहा है कि भारत सरकार 4 हफ्ते में जवाब दे। तो लोकतंत्र की जितनी प्रक्रिया है वो सबका अनुपालन हुआ, फिर भी आप धरने पर हैं और आप बैठे हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते, बीमार लोग का एम्बुलेंस निकलने नहीं देते। क्या मतलब है इसका? यह है बड़े सवाल। तो मतलब यह है कुछ लोग साइलेंट मेजॉरिटी को दबा रहे हैं। शाहीन बाग इज इमर्जिंग एज a textbook case of few hundred people seeking to suppress the peaceful majority. यह है शाहीन बाग का सही चेहरा और देश के सामने आना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी खामोश हैं, केजरीवाल भी खामोश हैं, उनके लोग खूब बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी बोलते हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। और दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर तो जाके वहां क्या क्या बोले हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोगों को यह मैं दिखाना चाहता हूं, यह 15 मार्च 2010 का नोटिफिकेशन है। किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की। कौन थे गृह मंत्री? चिदंबरम साहब। जब उन्होंने साफ कहा कि हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लागू करने जा रहे हैं, आप करें तो ठीक। मेरे पास पूरे संसद की बहस भी है, जहां पर श्रीमान चिदंबरम साहब ने क्या क्या बहस किया था। कौन लोग खड़े थे उस सरकार के पीछे? लेफ्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, मुलायम सिंह भी थे, लालू प्रसाद की पार्टी थी। तो जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुना है जिन्ना भी आ गए हैं हिंदुस्तान की सियासत में। शशि थरूर कभी भारत को हिंदू पाकिस्तान कहते थे। आजकल कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है। मणिशंकर अय्यर जाएंगे तो अपने सारी विचार पाकिस्तान में रखेंगे और उनके दूसरे मित्र कभी हिंदू पाकिस्तान और कभी जिन्ना।
मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, अब इस देश का कोई बंटवारा होने नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन कांग्रेस की लाइन तो सामने है, वो जिन्ना को ले आए हैं। केजरीवाल जी, जिन्ना के मामले पर आप कहां खड़े हैं? जवाब दीजिए। जब कांग्रेस जिन्ना को ले आई है तो जिन्ना की सोच पाकिस्तान के अकलियत पर क्या असर डाल गई, कांग्रेस इसका जवाब दे। पाकिस्तान बना था, वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसी हैं, उन पर क्या असर हुआ? मुझे बताया गया कल भी एक हिंदू की बेटी को अगवा किया गया है, कल भी। क्या कहना है इस पर? एक मैं कार्यक्रम में गया था, देश भर में हम लोग के कार्यक्रम हो रहे हैं, विजय जी सब लोग जा रहे हैं, इनसे मिलते हैं हम। कितने बेआबरू होकर निकले हैं वो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। लगभग 5 लाख सिख थे अफगानिस्तान में, अब मुश्किल से 200-300 बचे हैं। तो क्या भारत का फर्ज नहीं है कि उनको हम इज्जत दें? देखिए, सवाल सोचने का है। मैंने स्वयं कहा है, बाकी ने कहा है, भारत में सबों के लिए इज्जत है। हर माइनॉरिटी के लिए इज्जत है। हमें गर्व है एपीजे कलाम पर, हमें गर्व है डॉक्टर एपीजे कलाम पर, मौलाना आजाद पर, अब्दुल हमीद पर। एक से एक बहादुर लोग पैदा हुए, अशफाकुल्ला खान पर, जहीर खान, अच्छे क्रिकेटर, भारत का नाम रोशन किया। मैंने पाकिस्तान में देखा था उनकी बॉलिंग को, लाहौर में जब अटल जी की सरकार में मिनिस्टर था, वहां गया था। आज हमारी सरकार ने पद्मश्री दिया है, योग्य है, सक्षम है। लेकिन कांग्रेस की नौटंकी देखिए कि अदनान स्वामी को दिया तो उस पर परेशानी है। ये क्या है कांग्रेस की सोच? वो आए, भारत के नागरिक बने, अच्छे गायक हैं, भारत को सलाम भी करते हैं, हमने सम्मान किया, तो उस पर परेशानी है। यह है कांग्रेस की सही सोच। और देखिए, आज सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। राहुल गांधी गए जेएनयू में, जब टुकड़े टुकड़े गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगा रहा था। केजरीवाल जी भी गए वहां पर। यह है इनकी सच्चाई, और सिर्फ वोट बैंक के लिए। और उनकी परेशानी यह है कि जो आ रहे हैं वहां से, वो उनके लिए वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनकी इज्जत आबरू का कोई महत्व नहीं है इनके लिए। और हम चाहते हैं इस विषय को उठाया जाए, और दिल्ली का चुनाव है तो और बुलंदी से उठाया जाए कि कैसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं और कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं। क्या दिल्ली में कुछ लोग होंगे जो टुकड़े टुकड़े के नाम पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? क्या दिल्ली में ऐसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए जो आसाम को भारत से काटने की बात करेंगे? ये है बड़े सवाल। एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूं कि आजकल संविधान की चर्चा बहुत होती है, लेकिन संविधान की चर्चा में बोलने का अधिकार भी है। तो बोलने का अधिकार क्या कुछ ही लोगों को है जो जबरदस्ती रोड घेरे हुए हैं, या वो जो लाखों लोग जो चुप हैं लेकिन परेशान हैं, उनको भी बोलने का अधिकार है? केजरीवाल जी और सिसोदिया जी शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, लेकिन उन लाखों लोगों की शांत आवाज उनको क्यों नहीं सुनाई पड़ती जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, दुकानें बंद हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल सकता? तो ये है बड़े सवाल। इसलिए कैसी दिल्ली चाहिए दिल्ली के लोगों को, जहां कुछ लोग अपने वोट के लिए दिल्ली को ठप कर दें, या ऐसी दिल्ली
जहां सबों की इज्जत हो और टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सख्ती हो, ये दिल्ली चाहते हैं। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे। आजकल संविधान की बात बहुत होती है, तो आज मैं भारत का ओरिजिनल संविधान लेकर के आया हूं। मैंने सोचा कि दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताया जाए, इसकी चर्चा देश भर में करता रहता हूं। ओरिजिनल संविधान काफी बड़ा है, तो मैंने निर्देश देके इसको छोटा करके छपवाया है। जब ये संविधान बना तो चर्चा हुई कि सैकड़ों वर्षों के बाद भारत आजाद हुआ है, तो क्या संविधान को ऐसे ही रख दिया जाए? तो नहीं, इसमें हम भारत की विरासत को भी रखेंगे। और तब राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन सबों ने कहा। तो एक बंगाल के बहुत बड़े पेंटर थे, उनको कहा गया इसमें भारत की कलाकृतियां भरो। और कलाकृतियां को किसने चुना? इन नेताओं ने चुना। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। आज जो फंडामेंटल राइट है ना, ये देखिए, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर किसकी फोटो है? प्रभु राम, सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से लौट रहे हैं। ये है फंडामेंटल राइट के ऊपर फोटो। दूसरा, एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर किसकी फोटो है? प्रभु कृष्ण अर्जुन को महाभारत में भगवत गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और इसमें ये देखिए, महात्मा बुद्ध की फोटो है, भगवान महावीर की फोटो है, ये देखिए हनुमान जी की भी फोटो है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए, इसमें नटराज की भी फोटो है, अकबर की फोटो है, बाबर और औरंगजेब की नहीं है, ये भी ध्यान रखिए आप। और अंत में मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये सारे नेताओं के दस्तखत हैं। नंबर 1 दस्तखत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और नेहरू जी का, सरदार पटेल का। जो लोग कहते हैं भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, आज उनसे मुझे एक सवाल करना है। अगर यह संविधान आज बनेगा और संविधान को बनाने वाले इसमें इन चित्रों को रखेंगे, तो ये शाहीन बाग क्राउड क्या कहेगा? भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। भारत की सेक्युलर आत्मा को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, जो संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो संविधान के मूल भाव को समझे। और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी भारत की विरासत, भारत के संस्कार और भारत की संस्कृति पर गर्व करती है। हम चाहते हैं दिल्ली के चुनाव में मुद्दे आए सामने में। ये मुद्दे हमने नहीं उठाए, लेकिन उन लोग का जो पूरा धरना चल रहा है पुलिस की अपील के बावजूद, और अब मैंने देखा मुंबई में 100 लोग बैठे हैं कि वी आर रिक्रिएटिंग द शाहीन बाग स्पिरिट। तो इसके पीछे सोच कुछ दूसरी है। मुझे लगा कि ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। मेरी ओर से इतना ही कहना था।